नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडलवाइज म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप फंड का एनएफओ आया है तो उसके बारे में, जो 4 तारीख से चालू हो रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल कीजिए। और सर दूसरी एक बात है, वीडियो को पूरा देखिए। एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। अभी ये वीडियो में भी इंडिया क्यों अच्छा लग रहा है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बात करेंगे, जो लास्ट में बात करेंगे। चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन से लेके आगे लिखे हैं, तो आप थोड़ा वीडियो स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मल्टी कैप फंड क्या रहता है? मल्टी कैप फंड इज द मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो सेबी का डेफिनेशन यही है कि मेरा मल्टी कैप फंड में 25% लार्ज कैप आना चाहिए, 25% मिड कैप आना चाहिए और 25% स्मॉल कैप आना चाहिए। तो मल्टी कैप फंड कौन सी एएमसी का हम बाय कर सकते हैं कि जो एएमसी का लार्ज कैप फंड में परफॉर्मेंस अच्छा हो, मिड कैप फंड में परफॉर्मेंस अच्छा हो और स्मॉल कैप फंड में भी परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो क्योंकि 25% ईच आएगा मेरा, तो जो फंड मैनेजमेंट कंपनी मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा मैनेज कर लेगी, क्योंकि 50% पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में ही रहने वाला है, उसका मल्टी कैप फंड का रिटर्न बहुत ही अच्छा आ सकता है। तो एडलवाइज स्मॉल कैप फंड का मैं रिटर्न शेयर करता हूं। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड का 3 साल का रिटर्न 37% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 35% है। तो कैटेगरी एवरेज से ऊपर रिटर्न है। एडलवाइज मिड कैप फंड का 3 साल का रिटर्न 31% है, कैटेगरी एवरेज इज 29%। 5 साल का मिड कैप फंड का रिटर्न 20% है, कैटेगरी एवरेज इज अगेन 18%। और एडलवाइज लार्ज कैप फंड का 3 साल का रिटर्न 21% है, कैटेगरी एवरेज इज 20%। और 5 साल का रिटर्न 13.5% है, कैटेगरी एवरेज मेरी 12% पे है लार्ज कैप फंड की। तो कंटिन्यूअसली ऐसा देखा गया है कि एडलवाइज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो नो ब्रेनर है सर, मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। वन शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड। तो एडलवाइज मल्टी कैप फंड में पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? सो पोर्टफोलियो में लार्ज कैप आएंगे। सो लार्ज कैप मीन्स इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज कैप मीन्स प्रूवन लीडर्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ डिलीवर करते हैं, हैव अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड रन बाय अ गुड मैनेजमेंट। नाउ मिड कैप। सो मिड कैप इज अ इमर्जिंग जायंट्स, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस विद अ गुड अर्निंग्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रन बाय अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड एडलवाइज जो एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखता है, दैट इज अ रिलेटिवली हायर लिक्विडिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देन अगेन स्मॉल कैप मीन्स राइजिंग चैंपियंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय राइजिंग चैंपियंस? कि जो एम टू डिलीवर एक्सपोनेंशियल बिजनेस एंड अर्निंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री कर रही है, उससे वो स्मॉल कैप बेनिफिट ले पाए। एंड अगेन जो एडलवाइज म्यूचुअल फंड देखता है, क्योंकि स्मॉल कैप है, मेरा स्टॉक लिक्विडेट होना चाहिए ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो मिड एंड स्मॉल कैप में वो हाई लिक्विडिटी तो देखेंगे ही देखेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप आएगा 35 to 45%, मिड कैप आएगा 25 to 35% एंड स्मॉल कैप अगेन 25 to 35%। सो 25 to 35% मीन्स रिलेटिवली हायर एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप। पीयर्स से थोड़ा एलोकेशन हाई है स्मॉल एंड मिड कैप में, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन मल्टी कैप फंड में मेरा बढ़ जाता है। तो ये डेकेड है ना, इंडिया का डेकेड है, तो ऐसा क्यों बोला? तो आई विल शेयर 5 रीजंस व्हाई दिस डेकेड इज बिलोंगिंग टू इंडिया। फर्स्ट रीजन इज स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफी। तो हमारा डेमोग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीज़न है पहला कि हमारा एक तो मीडियन एज है 28, जो बहुत ही कम है। दूसरा कि पर कैपिटा हमारा $2200 से ऊपर चला गया है। सो बाय 2030 तक ऐसा माना जाता है कि हमारा 100 करोड़ जितना पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आ जाएगा। तो सब लोग काम करेंगे तो क्या होगा? सब लोग काम करेंगे तो जो फैमिली है उसका एवरेज इनकम बढ़ जाएगा। तो एवरेज इनकम बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे देश में 50% पॉपुलेशन ऐसा है जो डिपेंडेंट है दूसरों पे। तो ऐसा फॉरकास्ट हम कर सकते हैं कि 2030 तक 70% पॉपुलेशन हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो 70% पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उससे क्या होगा? उससे सर मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट्स और कंजम्पशन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।
50% हाउस होल्ड 2030 तक अपर मिडिल क्लास में चले जाएंगे। अपर मिडिल क्लास यानी उसका पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी बहुत बढ़ जाएगा। तो सर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, वो खर्चा ही करेंगे। तो कंजम्पशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कंजम्पशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो अराइज होगी। तो फर्स्ट रीजन, स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफी बिलोंग्स टू इंडिया बाय 2030। सेकंड रीजन, अमॉन्ग इंडियाज डिकेड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी। तो हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी है, जहाँ पे स्मार्टफोन यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स, ई कॉमर्स यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स और टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, ह्यूज टेलीकॉम सब्सक्राइबर है। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बाई 2030 25% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, जो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। इससे मेरा टेलीकॉम को फ़ायदा होगा, ई कॉमर्स को फ़ायदा होगा, डाटा सेंटर्स को फ़ायदा होगा, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा होगा और फिनटेक प्लेयर्स को फ़ायदा होगा। सो थर्ड अगर मैं बात करूं कि इंडिया का डिकेड है, सो थर्ड इज बिकम बूम इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्सपोर्ट। तो ऐसा माना जाता है कि 2030 तक हमारा गुड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी $1 ट्रिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस है। तो गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करती है, लाइक PLI, प्रोडक्टिविटी लिंक इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट टैक्स कट, मेक इन इंडिया थीम है, चाइना +1 थीम है एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। सो कंपेटिटिव एडवांटेज में क्या है कि हमारे पास लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट है। दूसरा कि इंडिया के पास स्किल्ड वर्कर सर्विस वाले बहुत लोग हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरा बूस्ट करेंगे एंड सर्विस एक्सपोर्ट भी हमारा ऐसा माना जाता है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो उससे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसा है कि जिसको बेनिफिट होगा। सो IT सेक्टर को बेनिफिट होगा, टूरिज्म सेक्टर को बेनिफिट होगा, मेडिकल सेक्टर को बेनिफिट होगा, गेमिंग एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ जो रीजन है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ रहा है। अभी 2020 से 2025 तक 111 ट्रिलियन है, जो कंपैरेटिवली एनर्जी, रोड्स, अर्बन इंफ्रा, रेलवेज, इरिगेशन, रूरल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, डिजिटल इंफ्रा, एग्रीकल्चर्स, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, 317 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड 2030 तक इंडिया कर जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैं अगर ₹1 इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करता हूँ तो 2.5 से 3.5 रुपये जीडीपी में मेरा गेन होता है। तो इंफ्रा स्पेंडिंग जितना बढ़ेगा उतना जीडीपी बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है जो कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रहे हैं, सिटीज़ नए नए डेवलप हो रहे हैं, रोड्स डेवलप हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये जो इंफ्रा स्पेंडिंग है वो बताता है कि जीडीपी इंडिया का काफ़ी बूस्ट करेगा। फिफ्थ रीज़न फॉर द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज़ क्रेडिट, कि जहाँ पे इंडिया में बैंक के द्वारा जो क्रेडिट मिल रहा है, जो लोन्स मिल रही है, वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो भी डिजिटल क्रेडिट काफ़ी इजीली अभी पास कर रही है। तो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है यहाँ से काफ़ी इम्प्रूव होगा। बैंकिंग का NPA 2023 में ओनली 3.9% आया है। तो बैंक का NPA जो पहले था उससे बहुत कम हो गया है। दूसरा, इंडिया का डेट टू GDP रेशियो, इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 55 है, जो दूसरी सारी कंट्रीज़ को में अगर पीयर्स में काफ़ी लोएस्ट है। तो डेट टू GDP रेशियो भी कम है। तो क्रेडिट्स जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ से मानी जाती है। तो इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट यहाँ से 2030 तक काफ़ी कर सकता है। तो एडलवाइज मल्टी कैप फंड क्यों? क्योंकि एडलवाइज इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड इन मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप स्कीम जो वो चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। दूसरा, 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट टीम है, तो उसके भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैडम जो CEO है उनकी, राधिका गुप्ता जी, काफ़ी फोकस CEO है और काफ़ी नॉलेजेबल है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट जो थीम है उस पर रिसर्च वर्क भी काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी मल्टी कैप फंड का अच्छा है। तो वन शुड गो विथ एडलवाइज मल्टी कैप फंड। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क आपको ज़रूर करना है। विद डैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।